हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी के तरीके से कर रहे होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए न्यू वीडियो लेके पार्ट 2 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का। ये पार्ट 2 है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 बुक चल रहा है क्लास 12 NCERT हिस्ट्री का। उसका ये सेकंड टॉपिक है द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की दृष्टि। इसी से आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स इसमें कवर कर लें और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की दृष्टि। On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru introduced the Objectives Resolution in the Constituent Assembly. 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। It was a momentous resolution that outlined the defining ideals of the Constitution of Independent India and provided the framework within which the work of constitution making was to proceed. यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। It proclaimed India to be an independent sovereign republic, guaranteed its citizen justice, equality and freedom, and assured that adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes. इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। After outlining these objectives, Nehru placed the Indian experiment in a broad historical perspective. इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ से प्रस्तुत किया। As he spoke, he said his mind went back to the historic efforts in the past to produce such documents to rights. इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। नेहरूज स्पीच मेरिट्स केयरफुल स्क्रूटिनी व्हाट एग्जैक्टली वाज बीइंग स्टेटेड हियर। तो एक यहाँ पे सोर्स दिया गया, स्पीच उनका दिया गया, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। नेहरू जी के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए, उसमें क्या कहा जा रहा है। व्हाट डिड नेहरू सीमिंगली नॉस्टैल्जिक रिटर्न टू द पास्ट रिफ्लेक्ट। नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है। वट वॉज ही सेइंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आइडियाज इम्बॉडीड इन द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं। इन रिटर्निंग टू द पास्ट एंड रेफरिंग टू द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशंस, नेहरू वॉज लोकेटिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया विद इन अ लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। द मोमेंटस नेचर ऑफ द इंडियन प्रोजेक्ट वॉज एम्फेसिस्ड बाई लिंकिंग इट टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन द पास्ट। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं। बट नेहरू वॉज नॉट सजेस्टिंग दैट दोज इवेंट्स वर टू प्रोवाइड एनी ब्लू प्रिंट फॉर द प्रेजेंट और दैट द आइडियाज ऑफ दोज रिवोल्यूशंस कुड बी मैकेनिकली बोरोड एंड अप्लाइड इन इंडिया। लेकिन नेहरू जी के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट माना जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। ही डिड नॉट डिफाइन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड सजेस्टेड दैट दिस हैड टू बी डिसाइडेड थ्रू डेलिबरेशंस। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से उभरेगी। एंड ही स्ट्रेस्ड दैट the ideals and provisions of the constitution introduced in India could not be just derived from elsewhere. वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। We are not going just to copy, he said.
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ही डिक्लेयर्ड, हैड टू फिट इन विद द टेम्पर ऑफ आवर पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम. इट वॉज नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ द वेस्ट, फ्रॉम देयर अचीवमेंट्स एंड फेल्योर्स. बट द वेस्टर्न नेशंस टू हैड टू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एल्सवेयर. दे टू हैड टू चेंज देयर ओन नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी. उनके शब्दों में, भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए. पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाज को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी. The objective of the Indian Constitution would be to fuse the liberal ideas of democracy with the socialist idea of economic justice and readapt and rework all these ideas within the Indian context. भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए. नेहरू's plea was for creative thinking about what was appropriate for India. नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए. अब इसका फर्स्ट सब टॉपिक, द विल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की इच्छा. अ कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लहिरी सॉ द डार्क हैंड ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म हैंगिंग ओवर द डिलिब्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लहिरी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई दे रहा था. ही thus urged the members and Indians in general to fully free themselves from the influences of imperial rule. उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें. इन द विंटर ऑफ 1946-47, एज द असेंबली डिलिबरेटेड, द ब्रिटिश वर स्टिल इन इंडिया. 1946 से 47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे. एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज इन प्लेस, बट इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द वाइसराय एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वाइसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था. लहेरी exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working the British plans as the British should like it to be worked out. लहेरी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है. Nehru admitted that most nationalist leaders had wanted a different kind of constituent assembly. नेहरू ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे. It was also true in a sense that the British government had a hand in its birth and it had attached certain conditions within which the assembly had to function. एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफ़ी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थीं. But emphasized Nehru, you must not ignore the source from which this assembly derives its strength. परंतु नेहरू ने कहा आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है. गवर्नमेंट्स डू नॉट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर्स. सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती. गवर्नमेंट्स आर इन फैक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल. सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है. वी हैव मेट हियर टुडे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल बिहाइंड अस एंड वी शैल गो एज फार एज द पीपल, नॉट ऑफ एनी पार्टी और ग्रुप बट द पीपल एज अ होल शैल विश अस टू गो. हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वो किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों न हो. We should therefore always keep in mind the passions that lie in the heart of the masses of the Indian people and try to fulfill them. इसीलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. The Constituent Assembly was expected to express the aspirations of those who had participated in the movement for independence. संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था. Democracy, equality and justice were ideals that had become intimately associated with the social struggles in India since the 19th century. लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे. When the social reformers in the 19th century opposed child marriage and demanded that widows be allowed to remarry, they were pleading for social justice.
जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलख जगा रहे थे। When Swami Vivekananda campaigned for a reform of Hinduism, he wanted religions to become more just. जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। When Jyotiba Phule in Maharashtra pointed to the suffering to the depressed caste or communist and socialist organized workers and peasants, they were demanding economic and social justice. जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दमित जातियों को की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वह भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। The national movement against a government that was seen as oppressive and illegitimate was inevitably a struggle for democracy and justice, for citizens' right and equality. एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का भी संघर्ष था। In fact, as the demand for representation grew, the British had been forced to introduce a series of constitutional reforms. जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। A number of acts were passed 1909, 1919 and 1935, gradually enlarging the space for Indian participation in provincial governments. प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून पारित किए गए। The executive was made partly responsible to the provincial legislature in 1919 and almost entirely so under the Government of India Act of 1935. When elections were held in 1937 under the 1935 Act, the Congress came to power in 8 out of the 11 provinces. 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। Yet we should not see an unbroken continuity between the earlier constitutional developments and what happened in the 3 years from 1946. इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। While the earlier constitutional experiments were in response to the growing demand for a representative government, the acts were not directly debated and formulated by Indians. इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। They were enacted by the colonial government. उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। The electorate that elected the provincial bodies had expanded over the years, but even in 1935, it remained limited to no more than 10 to 15% of the adult population. There was no universal adult franchise. प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क आबादी के 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था नहीं थी। The legislatures elected under the 1935 Act operated within the framework of colonial rule and were responsible to the governor appointed by the British. The vision that Nehru was trying to outline on 13 December 1946 was of the constitution of an independent sovereign republic of India. 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। अब है हमारा थर्ड टॉपिक डिफाइनिंग राइट्स, यानी कि अधिकारों का निर्धारण। पढ़ लेते हैं फटाफट से इसको भी। हाउ वर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स टू बी डिफाइंड? नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं? वेयर द ऑप्रेस्ड ग्रुप्स टू हैव एनी स्पेशल राइट्स? क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने वाले थे? व्हाट राइट्स वुड माइनॉरिटीज हैव? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हों? हु इन फैक्ट कुड बी डिफाइंड एज अ माइनॉरिटी? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? एज द डिबेट ऑन द फ्लोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अनफोल्डेड, इट वॉज क्लियर दैट देयर वर नो कलेक्टिवली शेयर्ड आंसर्स टू एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस। जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं जिस पर पूरी सभा सहमत हो। The answers were evolved through the clash of opinions and the drama of individual encounters. In his inaugural speech, Nehru had evoked the will of the people and declared that the makers of the constitution had to fulfill the passions that lie in the hearts of the masses.
इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने थे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना होगा। दिस वॉज नो इजी टास्क। विद द एंटिसिपेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्रेस्ड देयर विल इन डिफरेंट वेज and made different demands. These would have to be debated and conflicting ideas would have to be reconciled before a consensus could be forged. यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। अब है इसका फर्स्ट सब टॉपिक, द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि पृथक निर्वाचिका की समस्या। ऑन 27 अगस्त 1947 बी पॉकर बहादुर फ्रॉम मद्रास मेड अ पावरफुल प्ली फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पॉकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। माइनॉरिटीज एग्जिस्ट इन ऑल लैंड्स, आर्ग्यूड बहादुर, दे कुड नॉट बी विस्ड अवे, दे कुड नॉट बी इरेज्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। The need was to create a political framework in which minorities could live in harmony with others and the differences between communities could be minimized. हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक के औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। This was possible only if minorities were well represented within the political system, their voices heard and their views taken into account. इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। Only separate electorates would ensure that Muslims had a meaningful voice in the governance of the country. देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। The needs of Muslims, Bahadur felt, could not be properly understood by non-Muslims, nor could a true representative of Muslims be chosen by people who did not belong to that community. बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। This demand for separate electorates provoked anger and dismay amongst most nationalists. पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। In the passionate debate that followed, a range of arguments were offered against the demand. इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। मोस्ट नेशनलिस्ट सॉ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एज अ मेजर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू डिवाइड द पीपल। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। द इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफ गार्ड्स, आरवी धुलेकर एंड टोल्ड बहादुर, विद द हेल्प ऑफ इट दे एल्योर्ड यू द माइनॉरिटीज टू अ लॉन्ग लुल, गिवन इट अप नाउ देयर इज नो वन टू मिसगाइड यू। आरवी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें यानी अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। पार्टीशन हैड मेड नेशनलिस्ट फर्वेंटली अपोज टू द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। दे वेयर हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ कंटिन्यूड सिविल वॉर, रियोट्स एंड वायलेंस। उन्हें निरंतर गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज अ पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी politic of our country, declared Sardar Patel. It was a demand that had turned one community against another, divided the nation, caused bloodshed, and led to the tragic partition of the country. Do you want peace in this land? If so, do away with it. Separate electorates, urged Patel. सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे यानी पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। Countering the demand for separate electorates, Govind Ballabh Pant declared that it was not only harmful for the nation but also for the minorities. पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। He agreed with Bahadur that the success of a democracy was to be judged by the confidence it generated amongst different sections of people.
वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाता है। He agreed too that every citizen in a free state should be treated in a manner that satisfied not only his material wants but also his spiritual sense of self-respect, and that the majority community had an obligation to try and understand the problems of minorities and empathize with their aspirations. उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो, तथा बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। Yet Pant opposed the idea of separate electorates. It was a suicidal demand, he argued, that would permanently isolate the minorities, make them vulnerable and deprive them of any effective say within the government. इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। Behind all these arguments was concerned with the making of a unified nation states. इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। In order to build political unity and forge a nation, every individual had to be molded into a citizen of the state. Each group had to be assimilated within the nation. राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। The Constitution would grant to citizen rights, but citizens had to offer their loyalty to the state. संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। Communities could be recognized as cultural entities and assured cultural rights. समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था। Politically, however, members of all communities had to act as equal members of one state. मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के समान सदस्यों के रूप में काम करना था, और else there would be divided loyalties. अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। There is the unwholesome and to some extent degrading habit of thinking always in terms of communities and never in the terms of citizens, said Pant. And he added, let us remember that it is the citizen that must count. It is the citizen that forms the base as well as the summit of the social pyramid. Even as the importance of community rights was being recognized, there was a lurking fear among many nationalists that this may lead to divided loyalties and make it difficult to forge a strong nation and a strong state. पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था, उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह भय सिर उठने लगा था कि इससे निष्ठाएं खंडित होंगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र व शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। Not all Muslims supported the demand for separate electorates. Begum Azaz Rasool, for instance, felt that separate electorates were self-destructive since they isolated the minorities from the majority. सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग में समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। By 1949, most Muslim members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interest of the minorities. 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। Instead, Muslims needed to take an active part in the democratic process to ensure that they had a decisive voice in the political system. इसके बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिल सके। अब 3.2 टॉपिक यानी कि सेकंड सब टॉपिक, वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। केवल इस प्रस्ताव में काम चलने वाला नहीं है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक तो बनता ही यार, इतना मैंने बोला है, इतना मेहनत किया, इतना चिल्ला के पढ़ती हूँ, तो एक लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।